अरे अरे मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करें, क्योंकि लेक्चर की फीस सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिकली ये रिलेटेड है जो प्लांट्स की वैरायटीज़ होती है उसको लेके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और अब क्या नए डेवलपमेंट हो सकते हैं, जैसे इसमें प्रपोज किया है कि एक ओपन सोर्स सीड मूवमेंट आ सकता है, मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म यानी जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था कि आधार होता है जो ओपनली अवेलेबल होता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सबके लिए, मतलब ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से एक ओपन सोर्स सीड मूवमेंट में ये होगा कि एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें जो भी प्लांट की जो न्यू वैरायटीज़ आ रही है उसको लेके जो भी इनोवेशन हो रहा है वो सारी जो उसको लेके, मतलब जैसे स्पेशली जो प्लांट के जेनेटिक्स हैं और उसके जो फिज़िकल ट्रेट्स हैं जो उस किसी भी नए प्लांट को दूसरे प्लांट से अलग करते हैं। ठीक है, किसी नए प्लांट की बेसिकली बात हो रही है। तो उसको ये कहा है इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में कि ये किसी के भी अंडर में नहीं आएगा, ना तो ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर आएगा और ना ही किसी कोऑपरेटिव के। ठीक है, मतलब ये ओपनली अवेलेबल होगा सबको। और इससे क्या होगा कि एक हम कह सकते हैं कि इससे एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप होगा। फार्मर लेड सीड कंजर्वेशन जो है, मतलब सीड का जो कंजर्वेशन है वो इम्प्रूव होगा। और मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है मैं अच्छे से आपको, मैंने अपने नोट्स जो बनाए उससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें क्या कहा है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया प्लांट जेनेटिक्स और फिजिकल ट्रेट्स, ये इसको कोई भी ओन नहीं करेगा। नो वन ओन दिस वेदर इट इज़ इंडिविजुअल और कॉपरेटिव्स, मतलब ये किसी के भी अंडर में नहीं आएंगे, ये फ्रीली अवेलेबल होंगे। रिमेन्स इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में जैसे कि आधार है उसका डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ना, तो उसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह कैसे जो ये प्लांट जेनेटिक्स और इसके जो फिजिकल ट्रेड से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब न्यू वेराइटीज़ विथ ओपन सोर्स लाइसेंस, मतलब ओपनली अवेलेबल होगी न्यू वेराइटीज़। ठीक है, तो इसको कोई भी एनी वन में यूज़ प्रोपोगेट और डेवलप। तो फर्दर जो ब्रीडिंग वाला जो था, जैसे कि हमारा पहले इंडिया में आज की डेट में ये प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज़ एंड ये जो इसका फार्मर्स राइट है, ये वाला जो एक्ट है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है फार्मर्स को। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रीडिंग है न्यू वेराइटीज़ जो है जर्म प्लाज्मा से, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि फर्दर ब्रीडिंग भी की जा सकती है न्यू वेराइटीज़ की, और उसको कैसे भी प्रोपोगेट किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें पेटेंट और प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो उसको एक्सक्लूड करेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, उसको यूज़ कर पाएंगे, प्रोपोगेट कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, फिर जो यूज़र्स हैं, हर यूज़र को, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग यूज़र है जिसने ये डेवलप किया है उसको क्या करना होगा, उसको अपने जो राइट्स हैं जो उसके पास है यूज़र के पास, और जो भी ऑब्लिगेशंस है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जो भी यूज़र उसका यूज़ करेगा पर्टिकुलर उस इनोवेशन का, इस इन्वेंशन का, न्यू वैरायटी का, तो उनको सेम राइट्स और सेम ऑब्लिगेशन मिलेंगे। ये इसमें बात की है, मतलब कोई भी इसे यूज़, बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं एक फ्री पब्लिक डोमेन की बात करता है कि पब्लिक डोमेन में जो जैसे अदर डेटा अवेलेबल होता है वैसे ही प्लांट वैरायटी से रिलेटेड भी डेटा इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक जैसे हम जैसे फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे इनोवेशन करते रहते हैं, मतलब सीड से रिलेटेड वो नई वेराइटीज़ है उनको डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे एक सीड कंजर्वेशन होगा, वो प्रमोट होगा, फार्मर लेड सीड कंजर्वेशन, प्लस एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी डेवलप होगा इस चीज़ से। ठीक है, इस पर्टिकुलर ओपन सोर्स सीड मूवमेंट से। फिर एक प्लांट ब्रीडिंग एक्सरसाइज है वो प्रमोट होगी, पार्टिसिपेटरी, क्योंकि जो फार्मर्स है वो जनरली ग्रुप में काम करते हैं तो आपस में वो पार्टिसिपेट करके न्यू वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्लांट आईपीआर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो जो न्यू जो वेराइटीज़ है प्लांट की वो इजीली डेवलप हो पाएगी। फिर बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल वेराइटीज़ होती है फार्म, जैसे पर्टिकुलर रीजन की कोई स्पेसिफिक वेराइटी जो होती है किसी पर्टिकुलर क्रॉप की, तो ये ट्रेडिशनल जो वेराइटी होती है ना, इसको इसके अंदर भी ब्रीडिंग करके इसकी जो हम कह सकते हैं कि इससे और एक उन्नत फसल, जो उन्नत हम कहते हैं एक हाइब्रिड वैरायटी भी डेवलप की जा सकती है
पर कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती या फिर उसमें कुछ कमी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए टेस्टिंग जो है वो भी प्रमोट होगी, क्योंकि इसमें कोई इनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऑब्लिगेशंस नहीं होगा, तो इससे टेस्टिंग प्रमोट होगा, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है और अडॉप्शन जो है वो किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल एक अच्छी वैरायटी डेवलप होगी और इससे अल्टीमेटली इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो पाएगी और क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप डेवलप हो पाएगी, क्योंकि आज के टाइम में क्लाइमेट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो एक क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप डेवलप होना और फूड सिक्योरिटी दोनों चीज़ें इसमें इंश्योर हो पाएगी। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया गया है, उस चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, पेटेंट को एक्सक्लूड किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो इनोवेटर्स हैं उनको डिस्करेज करता है और वो नई टेक्नोलॉजी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको कोई ऐसा, जैसे कि इनोवेटर्स है वो जनरली क्यों किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं कि उनका भी कुछ प्रॉफिट मोटिव इसमें शामिल हो, तो वो कुछ काम करते हैं। अब इसमें उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया क्योंकि इसमें आईपीआर वाले तो ऑब्लिगेशंस है ही नहीं, तो वो नई टेक्नोलॉजी क्यों लाएंगे और क्यों इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो एक ये कहीं ना कहीं एक इशू है जो देखने को इसमें मिल सकता है। अब मैं एग्जिस्टिंग इंडिया में जो आईपीआर से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस है एग्रीकल्चरल सेक्टर में उनकी बात करूं, तो एक तो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर टूल्स हो गए या फिर मशीनरी हो गई या फिर जिस प्रोसेस से एग्रीकल्चरल केमिकल्स को डेवलप किया जाता है उन पे पेटेंट मिल सकता है। किन किन पे, टूल्स पे, मशीनरी पे और प्रोसेस पे। ठीक है, प्रोसेस क्या, जिससे कि कोई एग्रीकल्चरल केमिकल को डेवलप किया जा रहा है, या फिर कोई टूल्स हो तो उन पे पेटेंट मिल सकता है। ठीक है, और PPVFR ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये हमारा है प्लांट, इसके बारे में भी जैसे मैंने आपको बता दिया है। जो हमारा प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट है, ये जो एक्ट है प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, इसमें बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनकी राइट की बात की गई है कि फार्मर्स इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रीप्लांट कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको ब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, न्यू वेराइटी को डेवलप नहीं कर सकते, किसको, उसके जो जो एग्जिस्टिंग जो जैसे आईपी प्रोटेक्टेड वेराइटी किसी प्लांट ने, जैसे किसी फार्मर ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से उसको प्रोटेक्ट कर लिया किसी पर्टिकुलर वेराइटी को, तो उसको उसका जर्म प्लाज्मा यूज़ करके जो दूसरे फार्मर्स हैं वो नई वैरायटी डेवलप नहीं कर सकते। ये इसमें एक क्या हम कह सकते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, ये चीज़ इसमें रेस्ट्रिक्टेड होती है। पर वैसे उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रीप्लांट कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको ना तो कमर्शियली ट्रेड कर सकते हैं और ना उसको ब्रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फार्मर्स का राइट है और वर्ल्ड में सिर्फ यही आईपीआर लेजिस्लेशन है जो मतलब प्लांट ब्रीडर्स को और फार्मर्स को आईपीआर ग्रांट करता है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सिर्फ एकमात्र इंडिया का ये आईपीआर लेजिस्लेशन है, या हम कह सकते हैं एक एक्ट है जो कि प्लांट ब्रीडर्स और फार्मर्स को आईपीआर राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देता है। ठीक है, और अब ये जो ओपन सोर्स आएगा तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अफेक्ट हो सकती है। तो अब देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ओपन सोर्स सीड मूवमेंट में। और एक ये हम कह सकते हैं, मतलब आज के डेट में जो पब्लिक डोमेन है उसमें डेटा की अवेलेबिलिटी है, तो ये भी एक उसमें एक नया डेवलपमेंट हो सकता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी। और ये बेसिकली GS3 से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फार्मर्स इश्यूज़ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये अच्छा टॉपिक था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल बेसिकली रिलेटेड है अभी अभी जो इंडियन एजेंसी है, इंडियन एजेंसी में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने अभी क्या किया है कि जैसे पिगैसिस एक सॉफ्टवेयर था, मालवेयर सॉफ्टवेयर, उसी टाइप का एक और सॉफ्टवेयर अभी रिसेंटली मंगवाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और ये आप जानते होंगे पेगासस के बारे में कि मालवेयर सॉफ्टवेयर है, इसने मतलब क्या कहते हैं कि जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं ना, वो है। इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हुए थे, कैसे इन्होंने डेटा चुराया था पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब जैसे आपने बहुत सारा इसके बारे में न्यूज़ में भी पहले पढ़ा होगा। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए भी कमेटी भी बिठाई थी,
है ना, कि इसके लेके एकदम निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए कि जो इसने डेटा चुराया है, स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन सब के डेटा इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के थ्रू चुराए गए थे। और इसका जो हम देख सकते हैं, इसके मतलब काफ़ी परिणाम भी देखने को मिले थे, मतलब क्योंकि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ज़ीरो क्लिक अगर होता है तो भी ये किसी के भी मोबाइल फ़ोन में या पर्सनल जो डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर डिवाइसेस हो जाती है, उसमें ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद में सारा डेटा चुरा लेता है। ठीक है, डेटा जो थेफ्ट है उसको लेके बहुत इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक सॉफ्टवेयर लिया है जो रिसेंटली परचेज़ किया है, ये बेसिकली कंप्यूटर गियर एक परचेज़ किया है। कंप्यूटर गियर जो है सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने, ठीक है, और ये सिग्नल इंटेलिजेंस जो डायरेक्टरेट है ये आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके इंटेलिजेंस एजेंसी के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे कि अल्टीमेटली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। पर इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एडमिट नहीं किया है कि ना तो हम मतलब ना तो इसको डिनाई किया है और ना ऐसा कहा है कि वो इसको बाय कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ जो हम कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स भी शामिल होते हैं, इस वजह से अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि इसको लेने का क्या पर्पज़ है इस कंप्यूटर गियर को। तो यही इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मतलब जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको अच्छे से जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ मतलब जैसे ये आर्टिकल आ गया तो इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बताऊं, ये 2021 का है, यूपीएससी का क्वेश्चन, GS3 का। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था, कीपिंग इन व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। तो जो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स होते हैं ना उसके बारे में ये पूछा है, उसको एनालाइज करना है, फिर उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं उन इम्पैक्ट्स को एनालाइज करना है। फिर ये भी इसमें कहा है कि क्या क्या डिफेंस मेजर्स जो हैं वो इस अटैक से रिलेटेड लिए जा सकते हैं, उनको भी डिस्कस करने का कहा है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, चाहे न्यूज़ में ये जैसे, क्योंकि पहले बहुत न्यूज़ में था, पिगैसस से रिलेटेड बहुत न्यूज़ आ रही थी, तो उससे रिलेटेड फिर ये वाला क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अब इससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या होते हैं, जैसे फिशिंग होता है, विशिंग होता है, मालवेयर, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो फिशिंग में क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे लिया जाता है, किसी ईमेल या वेबसाइट के थ्रू। मतलब जैसे कोई भी लिंक आता है, कोई डिसेप्टिव ईमेल या वेबसाइट्स होती है उनका लिंक आता है, और आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट ही आपका जो डेटा है वो ये पूरा डेटा को चुरा लेते हैं, आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा इन द सेंस आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ये गैदर कर लेते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फिशिंग। विशिंग में क्या होता है, वॉइस, मतलब वॉइस का यूज़ करके अगर आपको मतलब मतलब ऐसा शो किया जाता है कि इट इज़ अ क्रेडिबल, कोई ट्रस्टवर्दी या क्रेडिबल हम कह सकते हैं, कोई डिवाइस है या कोई क्रेडिबल इंसान है, इस तरीके से उनकी वॉइस को यूज़ करके फिर फिशिंग की जाती है। ठीक है, कोई ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी जो होती है उनकी वॉइस को यूज़ करके फिशिंग किया जाता है। ठीक है, फिर मालवेयर, जो पिगैसस है वो काइंड ऑफ मालवेयर है, उसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज़ किया जाता है टू डैमेज अ सिंगल कंप्यूटर सर्वर, या पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को इससे डैमेज कर लिया जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है, जैसे आपकी पूरे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, फिर आपसे रैंसम मांगा जाता है आपकी खुद के डेटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब जैसे कि आपका कोई पर्सनल डेटा है उस पर वो पूरा मतलब उसको वो आपको एक्सेस करने से रोक देते हैं, फिर आपको ये करना होता है कि आपको उसको कुछ रैंसम पे करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी खुद की जो पर्सनल डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, स्पाईवेयर भी इसी टाइप से होता है, वॉर्म्स, वायरसेस और ट्रोजन्स भी इसी टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं। तो पिगैसस भी ऐसा ही कुछ था, और उसमें भी देखिए क्या होता था, पिगैसस बेसिकली ये क्या करता था, आपकी एक्सेस जो आपकी डिवाइसेस है उसका एक्सेस बिना आपकी नॉलेज, बिना आपकी कंसेंट के उसका एक्सेस ले लिया जाता था। और ये बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता था, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, या ऑपोजिशन फैमिलीज़ हो गई, इन सब के जो इंपॉर्टेंट जो ये पीपल होते हैं उनको टारगेट बेसिकली किया जाता था पिगैसस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। और ये ज़ीरो क्लिक अटैक होता था, मतलब ये इतना एडवांस हो चुका था
बेसिकली आ तो 2010 में ही गया था, पर धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि अब विदाउट क्लिक किए भी आपकी डिवाइसेस को ये एक्सेस कर सकता था, इतनी इसके पास में मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है। और इसको डेवलप किया था एनएसओ ग्रुप जो है, इजरायली फर्म, उन्होंने। और इसको बेसिकली सोल्ड किया जाता है इस इजरायली फर्म के द्वारा ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स जो रहती है, जैसे यूएस को भी सोल्ड किया गया था, ऐसे भी इसको लेके आए थे कि इंडिया को भी ऐसा सोल्ड किया गया था पेगासस को लेके। इसी को लेके बहुत सारे पहले भी आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले होंगे। फिर 2019 में व्हाट्सएप ने एक यूएस जो कोर्ट है उसमें इस एनएसओ ग्रुप को लेके एक कंप्लेन भी फाइल की थी साइबर अटैक को लेके, कि ये मोबाइल डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर देता है पेगासस। इसको लेके एक कंप्लेन भी फाइल की गई थी, एक लॉ सूट फाइल किया गया था व्हाट्सएप के द्वारा यूएस कोर्ट में, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक भी मैंने बता दिया, और अभी जो न्यूज़ है वो भी मैंने बता दिया कि इसका पेगासस है, उसका अल्टरनेटिव है कॉग्निट सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ठीक है। और इसका पेरेंट है वेरिएंट। इससे सप्लाई किया जा रहा है क्या, कंप्यूटर गियर को, किसको, सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड बेसिक पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन थी वो हो गई। पेगासस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि गवर्नमेंट ने जो साइबर अटैक्स है उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र क्या होता है, ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया था, और ये बेसिकली इंटरनेट यूज़र्स है उनके लिए इसको लाया गया है, जिससे कि जो भी कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं उनमें से वायरसेस और मालवेयर को हटाया जा सके, उनको क्लीन करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र लाया था। फिर एक और है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको 2018 में लाया था। इसमें बेसिकली 7 कंपोनेंट्स है, मतलब जैसे इसमें एक फॉरेंसिक लैब है ना, फॉरेंसिक लैब हो गया, एक रिसर्च लैब हो गई, इस तरीके से इसके थ्रेट एनालिसिस यूनिट है, ऐसे इसके अंदर टोटल 7 इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। प्लस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जैसे ये भी मैंने आपको बताया था, एक I4C, मतलब इसी को कहते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको I4C भी कहते हैं। इसमें एक पोर्टल भी है। इस पोर्टल के बारे में मैंने कल या परसों डिस्कस किया था। उसमें बेसिकली मैंने बताया था 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, वो भी दी जाती है, प्लस एक पोर्टल भी है जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड या विमेन से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कंप्लेन हो, चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल कोई अवेलेबल हो रहा हो लोगों को पब्लिकली, तो भी कंप्लेन किया जा सकता है ना। तो ये जो है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का एक पोर्टल भी है, उसके बारे में भी मैंने कल न्यूज़ में डिस्कस किया था, परसों शायद किया था मैंने इसके बारे में, ठीक है। फिर है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-in। ये एक नोडल एजेंसी जो किससे डील करती है, कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट होता है ना, जैसे हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, उससे रिलेटेड थ्रेट्स को दूर करने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ये नोडल एजेंसी है। इसके अलावा लेजिस्लेशंस भी है, जैसे IT एक्ट हो गया 2000, इसका जैसे सेक्शन 66 है, 66A, वो बेसिकली डील करता है इससे, जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी स्ट्रेंथन करने पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव भी है, ठीक है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या होता है, साइबर क्राइम से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस जो है, उस अवेयरनेस को बढ़ाने पे काम किया जाता है। प्लस जो हमारी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और जो भी IT स्टाफ है, फ्रंटलाइन IT स्टाफ गवर्नमेंट का, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने पे भी इसमें काम किया जाता है। किस पे, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव पे। अब ये सारे इतने सारे इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं, जिससे जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है इंडिया का वो स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि आज की डेट में आप जानते होंगे डेटा इज़ अ काइंड ऑफ गोल्ड, डेटा इज़ लाइक गोल्ड। तो डेटा को अच्छे से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया है, फिर इतने सारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव भी लिए गए जैसे मैंने आपको बता दिए। तो यही इनिशिएटिव आपको एग्जाम में भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप इससे अपने नोट्स भी अपडेट कर लेना। प्लस जो आपका जो क्या कहते हैं कि इंटरव्यू है, उसमें भी अगर कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है तो उसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में आप ये सारे इनिशिएटिव्स बता सकते हैं। फिर इसमें नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसको भी बनाया गया है 2017 में। तो ये क्या करता है, जो भी इंटरनेट ट्रैफिक है और जो कम्युनिकेशन मेटा डेटा है, मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा मतलब कि जैसे बहुत सारा आपके पास में कोई डेटा आ रहा है या कोई ईमेल आ रहा है, उसके अंदर कोई भी पर्सनल कोई मतलब कोई
ऐसी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन जो इन्फेक्ट कर सकती है, या पूरे कोई किसी पर्टिकुलर आपके पास में जो भी ऑनलाइन कंटेंट है उस कंटेंट में कोई छुपी हुई इन्फॉर्मेशन जो आपके जो आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है या आपका जो पर्सनल डेटा है उसको एक्सेस कर सकती है, उसको इन्फेक्ट कर सकती है, उसको ये बेसिकली डिटेक्ट करता है। ठीक है, और उसको रियल टाइम में मतलब डिटेक्ट करता है साइबर थ्रेट्स को। ये क्या है, अपना नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे मैंने आपको यही था इसमें बेसिकली, तो सारे मैंने स्टेप्स आपसे डिस्कस कर लिए क्या क्या है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ओके, और ये पूरा आर्टिकल भी अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया है। ये वाली न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है लंपी स्किन डिजीज़ से। तो आपने सुना होगा बीच में न्यूज़ में बहुत चर्चा में था लंपी स्किन डिजीज़, जो कि बेसिकली जो कैटल्स हैं और बफेलोज़ हैं उनको ये डिज़ीज़ हो जाती है। और इस वजह से जो इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बहुत मतलब कह सकते हैं स्टैग्नेट हो गया या फिर डिक्रीज़ हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी कहा है। क्योंकि इसमें जो कैटल्स हैं उनकी काफ़ी डेथ हो गई। मतलब अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो इसमें 1.89 कैटल्स जो है उनकी लाइफ जो है मतलब उनकी डेथ हो गई है लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया ने जो लास्ट, जैसे मैं बताऊँ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो लास्ट इंडिया ने इंपोर्ट किया था उनको 2011 में, और अब फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। और इसी वजह से सर्टेन मतलब मिल्क प्रोडक्ट से उनको इंपोर्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है इस जो एक तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो वाली प्रॉब्लम है, प्लस जो फॉडर है, फॉडर मतलब जो उनका चारा होता है गायों का, और जो भैंस है उनका जो चारा होता है, वो जो चारा है उसकी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई है ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन, प्लस उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। ठीक है, उनका प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो गया है। मतलब जैसे अगर एनुअली बात करूँ तो फॉडर का कल्टीवेशन है वो 4% एरिया में होता है। ठीक है, पास्ट 5 डिकेड से। पर जो डेयरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ 6% से हो रही है। मतलब जितना चाहिए होता है उससे कम उसका प्रोडक्शन हो रहा है फॉडर का। तो इससे क्या होता है, एक सीजनल स्कैरसिटी क्रिएट होती है, सीजनल जो और रीजनल स्कैरसिटी है वो इस चीज़ से क्रिएट होती है। ठीक है, और यही इससे रिलेटेड था बेसिकली कि इस वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका स्टैग्नेशन हो गया है। एनुअली वैसे हम देखें तो जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है उनका एनुअली ग्रोथ 6% होता है। पर आज की डेट में मतलब ये क्या था, प्रीवियस मतलब पहले नॉर्मली इतना ग्रोथ हो रहा था पर ईयर। ठीक है, और अब डिक्रीज़ होके कितना हो गया है 1% और 2%, या फिर हम कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैग्नेट हो गया है। इस वजह से इस बार हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लंपी स्किन डिजीज़, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली जो पॉक्सो वायरस है उससे ये डिजीज़ फैलती है। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसमें ये बताया था कि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है, लेस देन 10% है। फिर सबसे पहले ये जाम्बिया है, उसमें ये एज अ एपिडेमिक फैला था 1929 में। और इससे ट्रांसमिशन जो एनिमल्स के बीच में है उसमें ट्रांसमिशन होता है, बेसिकली कैटल्स और बफेलोज़ है उनमें इसका ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसके जो वेक्टर्स हैं वो बेसिकली मॉस्किटोज़ है और फ्लाइज़ है, वो इसको फैलाते हैं। फिर इसमें सिम्टम्स ये रहते हैं, फीवर हो जाता है, और जो आइज़ है और नोज़ है उसमें से फ्लूइड एक्सक्रीट होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत एकदम से उनका जो गाय वगैरह है उनकी हेल्थ काफ़ी इससे अफेक्ट हो जाती है ना। सलाइवा मुंह से एकदम लार वगैरह निकलती रहती है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं पूरे, मतलब फोड़े वगैरह हो जाते हैं उनकी बॉडी पे। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कहें तो वैसे इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। पर फिर भी इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये इंडिया में चलता है। तो उसके थ्रू उनकी जो गाय वगैरह है उनकी वैक्सीनेशन किया जाता है, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाता है, वाउंड केयर स्प्रे होते हैं, स्पेसिफिकली पेन किलर्स होते हैं जिससे उनके पेन को थोड़ा कम किया जाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स। फिर सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक्स भी उनको दी जाती है ना, जिससे उनको और कोई इससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होता है। ये आपने देखा होगा बहुत न्यूज़ में चल रहा था जब ये स्किन डिजीज़ जब फैली थी कैटल्स वगैरह में। तो यही बस ये न्यूज़ थी। आई होप सो आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।
तो ये वाली न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है कल जो मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी 2023 में आई है, तो उससे रिलेटेड ही ये पर्टिकुलर न्यूज़ है कि न्याय मिलने में देरी की बड़ी वजह है मुकदमों का अंबार। तो आज की डेट में आप जानते होंगे कि जो कंटिन्यूसली जो पेंडेंसी है केसेस की पेंडेंसी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम उभर के आई है, और उसमें भी अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान आज के डेट में 15वें पायदान पर खिसक गया है। ठीक है, और भी मैंने बहुत सारे डेटा की कल अच्छे से डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या क्या बात की गई थी। तो आप वो कल वाली जो न्यूज़ आर्टिकल है उसको अच्छे से प्लीज़ देखना। प्लस उसमें मैंने आपको कहा था लास्ट में कि इसमें जो और भी सॉल्यूशंस है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको इसमें सॉल्यूशंस बताती हूँ कि हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली कि एक तो पेंडेंसी का इशू है, साथ में जो जस्टिस जो मतलब वैकेंसीज़ हैं, जो जुडिशल सिस्टम में जो वैकेंसीज़ है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ये एक इशू हो गया है ना। फिर जो फीमेल जजेस है उनका अपॉइंटमेंट टाइमली नहीं हो रहा है, मतलब उनका स्पेशली मैं बात करूं अगर जो हाई कोर्ट है उसमें उनका अपॉइंटमेंट काफ़ी कम है कंपैरेटिवली सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो उनका जो फीमेल जजेस का नंबर कंपैरेटिवली कम है ना, ये एक इशू था। फिर एक जो डाइवर्सिटी की हमने बात की थी, कास्ट डाइवर्सिटी की, वो हमें कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक ये वाला इशू था। साथ में हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, कि अगर वैकेंसीज़ को भी फुल कर दिया जाता है तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर नहीं है कि सारे जो जो स्पेस है, स्पेस का एक इशू है। ठीक है, तो ये सारी हमने कल प्रॉब्लम डिस्कस की थी, साथ में जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका भी डिस्कस किया था। तो अब जैसे इसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहा है कि समयबद्ध रूप से इसको निपटाना ज़रूरी है, पर आखिर हम निपटाएंगे कैसे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे फर्स्ट सोल्यूशन है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उनका डिजिटलाइजेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन होता है तो उससे क्या होगा, एक तो पेपर वर्क है वो बहुत कम हो जाएगा। पेपर वर्क कम हो जाएगा तो हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है, स्पेस की कमी भी है, तो भी उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर डिजिटलाइज होंगे रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होंगे तो उनको एक्सेस करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी है केस मैनेजमेंट में वो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ केस मैनेजमेंट विल इम्प्रूव। ठीक है, ये चीज़ बढ़ जाएगी। साथ में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब जने इन केसेस को एक्सेस कर पाएंगे। जब जैसे कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है ना, ई कोर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। इसमें जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, ई कोर्ट्स, तो ई कोर्ट से क्या हो गया कि सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, वर्किंग जो कोर्ट्स की रहती है, उनको पूरा डिजिटलाइज कर दिया, उनको कंप्यूटराइज कर दिया रिकॉर्ड्स को। तो उससे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, लोगों का जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो भी बना हुआ रहता है। इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, ट्रस्ट बढ़ता है। एक्सेसिबिलिटी और पेपर वर्क जो है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, पेपर वर्क कम होता है। तो ये इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। और क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, तो और इसका सोल्यूशन हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ किया जा सकता है। उससे क्या होता है, उससे एक तो जैसे जो बहुत सारा डेटा है, वास्ट डेटा है, उसको प्रोसेस करना ईजी हो जाता है। बहुत सारे डेटा को ईजीली प्रोसेस किया जा सकता है, बहुत सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस में मतलब जो जजेस हैं वो भी अगर इसका यूज़ करते हैं तो दे कैन आइडेंटिफाई पैटर्न टू सॉल्व केसेस। ठीक है, पैटर्न्स टू सॉल्व केसेस, ये चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके साथ में और क्या होगा, इससे जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ जजमेंट है, क्वालिटी ऑफ जजमेंट वो इम्प्रूव होगा। अब इसके जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, इसको आज के टाइम पे डिप्लॉय किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे सुवास है, सुवास क्या है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिए
या फिर कोई भी ऑर्डर हैं, उनको वर्निकुलर लैंग्वेज में, जो भी देसी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो या गुजराती हो या फिर कोई बंगाली हो या कोई भी भाषा है जो हमारी देसी भाषा है, उसमें उसको ट्रांसलेट किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर की मदद से। जो वर्निकुलर लैंग्वेज है, जिससे लोगों को उसको समझ में आ पाए कि क्या जजमेंट दिया है, लोग उस जजमेंट को अच्छे से समझ पाए। और इसका क्या एग्जांपल है, सुपास है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी एक हम कह सकते हैं एक सोल्यूशन है इसमें। ठीक है, इसमें एआई रिसर्च असिस्टेंट टूल होता है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है एज अ रिसर्च असिस्टेंट। कोई भी जैसे पुराने जजमेंट्स हैं उनके बारे में अगर डेटा निकालना हो, किसी पर्टिकुलर जजमेंट से रिलेटेड कोई जजमेंट हो, वो निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। मतलब ये एज अ रिसर्च असिस्टेंट टूल, सुपास का यूज़ होता है कैसे, एज अ रिसर्च असिस्टेंट टूल की तरह। ठीक है, फिर और इसमें क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ई फाइलिंग हो सकती है। ई फाइलिंग से भी क्या होता है, जो लोगों को इतना ट्रैवल करना पड़ता है केस को फाइल करने के लिए, वो ट्रैवल का जो कॉस्ट है वो कम होगा, है ना। इससे क्या, एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, फिर जो एक जजमेंट है वो फास्टर डिलीवर होगा, फिर इससे एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। फिर और क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक है अच्छा माध्यम। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ जैसे स्पेशली कोविड के टाइम पे किया था, तो इसको नॉर्मली भी अब यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने एक जजमेंट में आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये क्या कहते हैं, जो सेम सेक्स मैरिज है, इससे रिलेटेड जो LGBTQ वाला इशू चल रहा है ना, तो इससे रिलेटेड पहले भी जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने केस फाइल किया था, जो इसको सपोर्ट कर रही थी कि ये मैरिज होनी चाहिए। तो उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट करवाया था। तो ऐसा करवाना, मतलब ऐसा उन्होंने क्यों करवाया, जिससे कि उनकी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर की जा सके। ठीक है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लिटिगेंट्स और जो पार्टिसिपेंट्स है इसमें, वो भी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जा सके। ठीक है, और इससे टाइम भी है वो भी सेव होता है, कॉस्ट सेव होती है, इतना दूर उनको जो ट्रैवल करके आना पड़ता है वो भी सेव होता है, टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है। ठीक है, तो ये इसके हम कह सकते हैं काफ़ी इसके मतलब हम सल्यूशंस में लिख सकते हैं कि अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो जुडिशल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम ये मेजर्स अपना सकते हैं। डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, ई फाइलिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। ठीक है, पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि भाई डेटा की सिक्योरिटी है वो इंश्योर करना ज़रूरी है, तो इसके लिए एक अच्छा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो डेटा जो भी कलेक्ट हो रहा है ना, ये काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं सेंसिटिव डेटा होता है, तो उसके एकदम सेफ रखने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, वो एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो यूज़ होता है वो बेसिकली बहुत सारे वास्ट डेटा पे होता है, तो उसमें कुछ कुछ बायसेस भी होते हैं। अब ऐसे बायस के बारे में हमने बात किया था, जैसे ChatGPT के बारे में भी हमने बात किया था, है ना। तो उसमें भी कहते हैं कि क्योंकि जब भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसा कोई बड़ा जो वास्ट डेटा प्रोसेस करता है, तो उसमें बायसेस के होने के चांसेस या स्टीरियोटाइप्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन सबको भी हटाना ज़रूरी है। उसके बाद में अगर उसको लाया जाए मतलब मेन स्ट्रीम किया जाए, तो वो ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। ठीक है, ये मतलब ChatGPT का तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि उसमें भी जैसे कुछ बायसेस हो सकते हैं, जब भी मतलब वास्ट डेटा प्रोसेस होता है तो इसके चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, इसके साथ में प्राइवेसी कंसर्न हो सकते हैं। प्राइवेसी जैसे मैंने डेटा सिक्योरिटी में आपको बता ही दिया। कॉस्ट भी, क्योंकि इनिशियली जब इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो उसके लिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा तो उसकी भी कुछ कॉस्ट आएगी, है ना, कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी। इनिशियल कॉस्ट की बात हो रही है बेसिकली, ये इनिशियल कॉस्ट की जो स्टार्टिंग में लगती है। ठीक है, तो ये इसके चैलेंजेस हो गए। प्लस अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूँ तो इसमें वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, इसके वे फॉरवर्ड की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि एथिकल कंसिडरेशन इसमें होना इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर एथिक्स का इंश्योर
किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई हाँ, अगर ये जो भी हमारे पास डेटा है उसको एथिकली, मतलब उसका एथिकली यूज़ किया जाएगा, विदाउट कंसेंट उसका यूज़ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अगर इंश्योर होती है तो जो डिजिटलाइजेशन और जो ये टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं उसका सबको एक इक्विटेबल यूज़ मिल पाएगा, और उसका सबके लिए मतलब इंक्लूसिव से डेवलपमेंट हो पाएगा, इक्विटेबली सबके लिए जो डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो इंश्योर हो पाएंगे। ठीक है, तो बस यही था इसमें। साथ में इसमें उनकी जो जो भी जैसे एडवोकेट्स वगैरह और जो भी दूसरे इसका यूज़ कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में होनी चाहिए, जिससे कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। टू लर्न methods to properly use digital टेक्नोलॉजिकल टूल्स, है ना। इसलिए उनकी प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशन भी उनको देना इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़रूरी है। तो आई होप सो आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ गए होंगे, इसके क्या सल्यूशंस हो सकते हैं। मेरा बेसिक पर्पज़ यही था बताने का। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है जो मलयालम चैनल है मीडिया वन, उससे रिलेटेड। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनको ये डायरेक्ट किया है कि जो मीडिया वन चैनल है उस पर जो बैन लगा रखा था अब तक, उस बैन को हटा दें। क्योंकि अगर कोई मीडिया चैनल गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके अपने क्रिटिकल व्यूज़ रखता है तो ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटली मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है उससे रिलेटेड जजमेंट आया है कि इंडिपेंडेंट प्रेस कितनी वाइटल है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और इसमें पर्टिकुलरली मीडिया की ही हम कह सकते हैं कि एक मीडिया की इंडिपेंडेंस की बात की गई है कि फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रोबस्ट फंक्शनिंग के लिए। जो डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर करने के लिए फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मीडिया को, आपको पता होगा कि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और इसका जो मेंशन है वो हमारे आर्टिकल जो 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, और इसीलिए मीडिया से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि मीडिया हमेशा एक इंडिपेंडेंट अपना व्यू रखे, फ्री व्यू रखे, बैलेंस व्यू रखे। साथ में जो भी वो व्यू रख रहा है मीडिया, वो इम्पार्शियल हो, प्लस उसमें एक्यूरेसी हो। फिर चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके अपने क्रिटिकल व्यूज़ ही क्यों ना रखे, वो भी उसमें एक्सेप्टेबल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही बयान था। और इसमें जैसे इसमें और भी जैसे मतलब उसको बैन क्यों किया गया था इस पर्टिकुलर चैनल को, अगर मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो वो इसलिए किया था क्योंकि जो चैनल है उसने बेसिकली जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनकी रिपोर्ट थी। एमबीएल क्या है? एमबीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मतलब उसको ये माना जाता था पहले अब तक कि इस ऑर्गेनाइजेशन के टेरर लिंक्स हैं। मतलब ये टेररिस्ट जो जमात ए इस्लामी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे इसके लिंक है, ऐसा पहले माना जा रहा था। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एमबीएल को लास्ट ईयर ही ये कह दिया था कि ये टेरर लिंक से बिल्कुल इसका कोई लिंकेज नहीं है, मतलब देयर इज़ नो टेरर लिंक, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, पर इसके ऊपर पहले ये एलिगेशंस लग रहे थे। तो इसी से रिलेटेड रिपोर्ट की मांग कर रहा था मीडिया वन चैनल, और इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया था। साथ में जो ये चैनल था, ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जैसे यूएपीए हो गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो अफस्पा है, इन सबको रिलेटेड भी, मतलब इन सारे जो गवर्नमेंट के जो ये भी हम कह सकते हैं जो एक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड भी ये कुछ स्क्रूटनाइज कर रहा था ये पर्टिकुलर मीडिया चैनल। तो इन सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके इसको बैन कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। पर अगर हम देखें इसमें, तो इसमें ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मीडिया एंड डेमोक्रेसी का आपस में डायरेक्ट लिंकेज है। अगर हमारी मीडिया इंडिपेंडेंट होगी, मतलब अगर मीडिया जितनी इंडिपेंडेंट होगी, जितना उसका अनबायस व्यू पॉइंट होगा और जितना वो एक्यूरेटली अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करेगी, उतना ही हमारी जो डेमोक्रेसी है
वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है। और अगर हम वैसे बात करें तो आज के टाइम पे अगर मैं मीडिया के चैलेंजेस की बात करूं तो मीडिया के चैलेंजेस में कई बार हमें जैसे कि इनका जो लिंकेज है मीडिया का बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से लिंकेज होता है, तो इस वजह से इसमें कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में एक फेक न्यूज़ जैसी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी उभर के आ रही है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में। स्पेशली जैसे मीडिया बायसेस हैं इसमें वो उभर के आते हैं, क्योंकि मीडिया जो हाउसेस हैं वो उनको उसमें कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस होता है, तो उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा रहती है उतने ही मीडिया हाउसेस इफ़ेक्टिव तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो इसी वजह से उसमें कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस भी होता है, तो इसी वजह से एक प्रोपोगेंडा काइंड ऑफ भी मीडिया में कई बार चलता है। तो गवर्नमेंट की सेंसरशिप वाला इशू भी रहता है ना। जैसे कि अभी इस वाले केस में हम देख सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको बैन कर दिया, तो ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, फिर इसमें कुछ बायस, जैसे मैंने आपको बताया मीडिया बायसेस होते हैं, पॉलिटिकल बायसेस होते हैं। ठीक है, ये भी इसमें इशू होता है। फिर एक फेक न्यूज़ या येलो जर्नलिज्म है, जो किसी प्रोपोगेंडा से लिप्त होते हैं मीडिया हाउसेस, तो उसको हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ जो एक इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, एथिकल कोड्स होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड से, या फिर हम कह सकें एथिकल या फिर मीडिया एथिक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये सारे इसके हम कह सकते हैं चैलेंजेस हो गए। फिर अगर मैं इसमें बात करूँ कि क्या क्या स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं जिससे कि मतलब जिससे कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट रहे, तो उसके लिए स्टेप्स में मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें सबसे पहले तो जो मीडिया एथिक्स है उनको स्ट्रांगली फॉलो करना ज़रूरी है। और मीडिया एथिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम इंडिपेंडेंटली रख पाएँ, उसमें ट्रुथ हो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो, जो भी वो पॉइंट्स रख रहे हैं, साथ में उसमें फेयरनेस हो उन पॉइंट्स में, इम्पार्शियल व्यू पॉइंट हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक बैलेंस व्यू हो। मतलब वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना कर रहा हो। इस प्रकार के मीडिया एथिक्स है वो आज की डेट में फॉलो करें अगर मीडिया हाउसेस, तो काफ़ी एक मतलब जो पब्लिक अवेयरनेस है वो भी इससे इम्प्रूव होगी। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होती है तो जो पब्लिक अवेयरनेस है वो इम्प्रूव होती है, और एक कोई जो प्रोपोगेंडा है, फॉल्स प्रोपोगेंडा, वो डिक्रीज़ होता है। कहीं ना कहीं जो एक फॉल्स प्रोपोगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और इससे एक पब्लिक जो डिबेट है वो भी इंक्रीज़ होती है अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होती है तो। और पब्लिक अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको मतलब उनका एक बैलेंस व्यू पॉइंट जनरेट होता है। ठीक है, फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पावर में जो भी गवर्नमेंट है उनको वो अकाउंटेबल करे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक क्या कहते हैं कि इसमें एक्यूरेसी और फैक्ट चेकिंग भी होना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मीडिया हाउसेस शुड प्रमोट एक्यूरेसी एंड फैक्ट चेकिंग, ये इसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी आजकल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी आते हैं, तो उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर जो क्या कहते हैं कि मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं वो भी चलाने चाहिए जिससे लोगों में और अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, तो बस ये इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड था, वो भी मैंने आपको बता दिया कि मीडिया से रिलेटेड क्या क्या आज के टाइम पे चैलेंजेस हैं, क्या मीडिया एथिक्स होते हैं, और ये वाला पर्टिकुलर केस किससे रिलेटेड था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, उनकी क्या कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिपेंडेंट प्रेस इज़ वाइटल फॉर रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो कई बार क्या होता है कि मेंस में डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली मेंस के अंदर GS 2 में, है ना। तो इसलिए ये सारी जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं मीडिया से रिलेटेड जो भी, वो सब आपको बैकग्राउंड भी इस पर पता होना चाहिए, जिससे कि आप एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रख के अपना अच्छा सा आंसर लिख पाएँ। तो ये वाली न्यूज़ जो है UN वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल बेसिकली पब्लिश हुआ था। तो इसमें से क्या क्या टेक अवेज है इनके बारे में बताया गया है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल मतलब यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड न्यूज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना। तो उसमें मैंने वाटर से रिलेटेड जितनी भी मतलब जो भी बैकग्राउंड डेटा भी था वो भी मैंने सारा प्रोवाइड किया है और उसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस किया है। प्लस इसमें जैसे एक जो बात की गई है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें जो भी डिक्लेरेशन मतलब जो भी डिक्लेयर किया अलग अलग कंट्रीज़ ने कि हम क्या इनिशिएटिव लेंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए, तो वो सारे क्या है वॉलेंट्री हैं, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है, ये सारे वॉलेंट्री मतलब कमिटमेंट्स किए गए हैं। तो इसमें यही बेसिकली कहा है कि वॉलेंट्री कमिटमेंट्स अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी है उसका इशू क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री कोई भी वॉलेंट्री कमिटमेंट करता है तो उसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि वो उसको फॉलो उनको करना ही करना है। जैसे कि अगर मैं पेरिस एग्रीमेंट की बात करूं या कोयोटा प्रोटोकॉल की बात करूं, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स थे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स थे इनमें क्या है बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं। तो जब बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था, तो उसमें ये बाइंडिंग एग्रीमेंट्स साइन किए गए थे, कोयोटा प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर रहती है, जबकि वॉलेंट्री कमिटमेंट्स में एक इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहता है और मॉनिटरिंग कंप्लाइंस का भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में कहा था। फिर इंडिया ने जो कमिटमेंट किया है कि इंडिया $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा बेसिकली टू रीस्टोर ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये एक इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। पर जैसे अगर इसमें डेटा की भी बात की है कि जैसे 2004 से 2017 की बात की जाए तो जो ग्राउंड वाटर है पहले जैसे 58% तक एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वो बढ़ के 63% हो गया 2017 में। तो ये हम कह सकते हैं एक कंसर्निंग इशू है, काफ़ी मतलब कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है 2004 से लेके 2017 तक के डेटा में हम देखें तो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के इशू को भी क्रिएट करती है और इससे इंटरमिटेंट रेनफॉल मतलब ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी हम देखें तो इंटरमिटेंट रेनफॉल की प्रॉब्लम बढ़ी है। इंटरमिटेंट रेनफॉल क्या होता है, जो अचानक से जैसे जो रेनफॉल होती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, शॉर्ट टाइम के लिए प्लस हैवी रेनफॉल होती है, वो काइंड ऑफ इंटरमिटेंट रेनफॉल होती है ना। और जो बीच बीच में रुक रुक के जो रेनफॉल के स्पैन होता है ना, मतलब रुक रुक के जैसे कुछ टाइम के लिए हुआ फिर वापस बारिश रुक गई फिर थोड़े टाइम बाद वापस बारिश हुई, तो ये इंटरमिटेंट रेनफॉल होती है। तो इसका भी रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक ग्राउंड वाटर बिल भी आया था 2017 में। तो उसमें यही बात की गई थी कि बेसिकली लॉ वगैरह जो क्रिएट करना चाहिए टू मैनेज वाटर एलोकेशन। पर आज की डेट में इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें अभी भी जो कह सकते हैं मैन पावर है वो कम है, अंडर स्टाफ्ड है, वो मैन पावर कम है, अंडर स्टाफ्ड है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो इस पर काम करने की बेसिकली ज़रूरत है और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को कम करने की बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो यही बात की गई थी। प्लस जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है उसमें भी यही कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो न्यू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी बजाय जो वाटर मेंटेनेंस सर्विसेज है उस पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब जो वाटर मेंटेनेंस जो ऑलरेडी जो सर्विसेज हमारे पास है, जैसे ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना, जो ऑलरेडी हमारे पास जो है उस इनिशिएटिव्स पे काम करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। तो यही था ये आर्टिकल। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। प्लस आप जो मेरे पहले मैंने वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आर्टिकल बनाया था जो एक न्यूज़ कवर की थी, वो भी आप ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ये न्यूज़ होलिस्टिकली कवर हो जाएगी।